Hello everyone, welcome back another video. तो in this video we discuss Unit 4 of Real Analysis BSc second year ठीक, जिसमें हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो सिंपली इसमें यूनिट 4 स्टार्ट करने का कई सारे रीज़न हैं। तो सबसे पहला अगर मैं रीज़न बताना चाहूँ, जैसे अगर आपको लग रहा होगा कि मैं पहले यूनिट 2 पढ़ा रहा था, वो यूनिट 4 पर आ गया, तो देखो यूनिट 2 में अभी तो 1-2 लेक्चर और अभी आपको मिलेगा तो वो कवर हो जाएगा, ठीक है, यूनिट 2 में। फिर अब देखो यूनिट 3 और यूनिट 4 का अगर कंपेरिजन करोगे तो यूनिट 3 में थोड़ा सा थ्योरम और कॉन्सेप्ट ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू यूनिट 4। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पहले हम यूनिट 4 को देखो, दोनों रिलेटेबल नहीं है, ठीक है। आप रियल एनालिसिस में आप किसी भी यूनिट को अलग अलग डिफरेंट वे में पढ़ सकते हो, कोई भी किसी से रिलेटेड नहीं करती है, ठीक है। आप पहले यूनिट 5 पढ़ना चाहो या यूनिट 4, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो इसलिए अब देखो यूनिट 3 उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, उससे अच्छा है यूनिट 4 को पहले कर लें, जिससे क्या होगा कि आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आपने कोई यूनिट तैयार किया है। और दूसरा रीज़न, सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न अगर बात करूँ इसकी, तो इसमें देखो 4-5 टेस्ट हैं, उन टेस्टों को थ्योरम का प्रूफ आपको करना है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं बस। उसके बाद ये इस यूनिट से आपको सीधा का सीधा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे या तो थ्योरम नाम दे के दे देगा, थ्योरम का स्टेटमेंट का प्रूफ पूछेगा, या सीधा एक क्वेश्चन होगा जिसको आपको करना पड़ेगा। तो अब आप जब क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि यूनिट 4 में कंपेरिजन में जब आप पढ़ लोगे इसको पूरा, तब आप थोड़ा सा एनालिसिस करोगे आंसर में, तो आपको दिखेगा कि जो मैंने पढ़ा है वो सीधा डायरेक्टली देखने को मिल रहा है। तो इसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आता है, ये कहने का सबका कंक्लूजन यही है, ठीक है। तो इसलिए हम यूनिट 4 को कवर करेंगे, 5 से 6 वीडियो में ये कवर हो जाएगा। तो जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और सिलेबस भी फिर उसी हिसाब से हो जाएगा। तो आप जैसे मैं करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कहीं, ये कुछ सोच समझ के ही किया जा रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि व्हाट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है। उससे पहले हम एक प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है। प्रॉपर इंटीग्रल मतलब जो भी आपने देखो डेफिनेट इंटीग्रल किया होगा 12th में, तो उसी को प्रॉपर इंटीग्रल बोलते हैं। मतलब कि उस टाइप का इंटीग्रेशन जिसमें आपकी रेंज होगी। अब रेंज अगर आपने रेंज नहीं जानते हो, ठीक है, तो सिंपली मैं आपको बता दूँ, जो आपने लिमिट पढ़ी होगी ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट, उसी को हम रेंज बोलते हैं। तो जो रेंज है, ठीक है, वो रेंज आपकी कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। फाइनाइट होने का मतलब इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए उसमें। तो डेफिनेट इंटीग्रल में आपने सभी पढ़े होंगे, उसमें वहाँ रेंज फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों थी, ठीक है। तो उसके कुछ टाइप से होता है। तो प्रॉपर इंटीग्रल समझो यहाँ ध्यान से। तो जैसे 2 to 3 और एक्स डी एक्स, मैं ये एग्जांपल लिख दिया मैंने। अगर आप अब देखो इस एग्जांपल को ध्यान से देखो, ये जो आपको रेंज दिख रही है इसी को फाइनाइट बोलते हैं, वो लिमिट बोलते हैं, ठीक है। तो ये रेंज क्या है, फाइनाइट है, कोई भी इन्फिनिटी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये रेंज ही फाइनाइट है। और जो ये फंक्शन देखा है, जो जिसको हम इंटीग्रल फंक्शन बोलते हैं, ये फंक्शन क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा ये बाउंडेड भी है। क्यों बाउंडेड है, वैल्यू रख दो सीधा सीधा, आपको दिख रहा है 3, अपर लिमिट पर 3 वैल्यू आएगी, लोअर पर 2 आएगी, तो 3 2 अपर बाउंड लोअर बाउंड है, ये मतलब ये बाउंडेड है ये फंक्शन, ठीक है। तो इसको इसलिए हम बोलते हैं प्रॉपर इंटीग्रल। तो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि जहाँ पर उसकी रेंज फाइनाइट हो एंड इंटीग्रल फंक्शन भी आपकी फाइनाइट वैल्यू रखता हो, सिंपल सी, उसको प्रॉपर इंटीग्रल बोलते हैं। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर के लिए देखो सिंपल बस इतना सा है कि अगर मान लो रेंज रेंज ये रेंज इनफाइनाइट हो जाए, क्या हो जाए, रेंज इनफाइनाइट हो जाए। अब रेंज इनफाइनाइट होने का मतलब एग्जांपल समझो, पहला पहला रेंज इनफाइनाइट हो जाए, जैसे 2 to इन्फिनिटी हो जाए एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर देखो रेंज क्या है, ये इन्फिनिटी है, मतलब ये आपका हो जाएगा एग्जांपल किसका, इम्प्रॉपर इंटीग्रल का, ठीक है। समझ लो, मैं लिखवा दूंगा अभी, ठीक है। तो रेंज क्या हो गया आपका, इनफाइनाइट हो गया, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल पहला एग्जांपल। सेकंड क्या केस बन सकता है, सेकंड केस ऐसा बन सकता है, मान लो ये जो है इंटीग्रल फंक्शन ये बाउंडेड ना हो, भाई बाउंडेड ना हो। अब आपको ऐसा एग्जांपल कोई, जैसे मान लो -1 to 1 डी एक्स अपन एक्स बोल दूँ मैं। तो इस केस में एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर 1/x की अगर आप वैल्यू निकालो फंक्शन की, फंक्शन इंटीग्रल फंक्शन 1/x है, और 1/x की वैल्यू निकालो, -1 से 1 के बीच में 0 आता है। जब 0 रखोगे तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, जब x = 0 होगा, जो इसके बीच में ही होगा। तो मतलब ये वैल्यू इन्फिनिटी पहुंच गई, तो मतलब ये जो फंक्शन है ये बाउंडेड नहीं है, ठीक है, ठीक। तो अब बाउंडेड नहीं, तो बाउंडेड अगर नहीं है तो ये अनबाउंडेड है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो इस केस में क्या होगा, पहला सेकंड केस, ये जो है सेकंड केस किसका है, जब आपकी फंक्शन जो हो, इंटीग्रल फंक्शन क्या हो,
इनफाइनाइट हो, मतलब कहने का मतलब जो भी हमारा फंक्शन है वो अनबाउंडेड हो, ठीक है, बाउंडेड नहीं हो, तो उस केस में भी हमारा जो फंक्शन होगा वो जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा, ठीक है। और तीसरा केस क्या बनेगा, तीसरा केस मतलब रेंज भी मान लो इनफाइनाइट हो और आपका फंक्शन भी बाउंडेड नहीं हो, वो तो दोनों को मिला के बन जाए मान लो, लिमिट भी ना हो, जैसे मान लो इसी को अगर आप बोल दो -1 टू इन्फिनिटी, एग्जाम्पल लिख दो, जैसे -1 टू इन्फिनिटी लिखोगे तो ये dx/x, तो ये फंक्शन तो बाउंडेड है ही नहीं पहले से, जीरो आए पर, और ये लिमिट भी हमारी इनफाइनाइट होगी, तो मतलब ये थर्ड केस, तो इसमें भी इम्प्रॉपर होगा, ठीक है। तो ये 3 केस बनते हैं यहाँ पर। तो सिंपली पहले मैं एक बार थोड़ा सा लिख देता हूँ जिससे ये आपको क्लियर रहें चीज़ें, ठीक है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल की अगर डेफिनेशन हम लिखेंगे, आप हेडिंग बना सकते हो इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ये बता दूंगा। तो देखो इम्प्रॉपर इंटीग्रल की तो अभी तक डेफिनेशन पूछी नहीं एग्जाम में कभी भी कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डिफाइन करो, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, पर लेकिन लिखना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में, तो इन दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल IMP लिख रहा हूँ सीधा, बस IMP ये INT, ठीक है, इससे समझ जाना इम्प्रॉपर इंटीग्रल, व्हेन रेंज इज इनफाइनाइट, ठीक है, जब रेंज क्या हो, इनफाइनाइट हो, और आपका जो भी इंटीग्रल फंक्शन हो, ठीक है, इंटीग्रल फंक्शन इज अनबाउंडेड। अब किस में अनबाउंडेड हो, जो भी आपकी लिमिट है ना, तो वो इंटरवल होगा, मान लो A to B मान रहा हूँ उसको, जैसे ये इंटरवल होगा, तो जो रेंज होगी आपकी उसमें, तो AB में क्या हो, अनबाउंडेड हो। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल डेफिनेशन क्लियर है यहाँ तक, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक। तो इसको अच्छे से समझ लो आप, टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल इसमें क्या है, ठीक है। तो देखो इसमें फर्स्ट काइंड ऑफ, मान लो इसमें हो जाता है ये फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर, तो देखो फर्स्ट काइंड ऑफ, सेकंड काइंड ऑफ, और इसमें 3 काइंड हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मान लो पहला रेंज इनफाइनाइट हो, ये हो वो हो सब हो, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि फर्स्ट काइंड में क्या है, सेकंड में क्या है, क्योंकि मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जो क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में कि सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल को डिफाइन करिए, डिफाइन का मतलब उसके बारे में आपको डेफिनेशन लिख देनी है। तो अगर वो सीधा नाम नहीं ले रहा है कि कौन सा, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हम जो डेफिनेशन रखते हैं वो रखते हैं, व्हेन द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज इनफाइनाइट, ठीक है। तो जब रेंज क्या हो, इनफाइनाइट हो, जो ये केस में बता ही चुका हूँ आपको, रेंज इनफाइनाइट हो, इस टाइप का हो फंक्शन, ठीक है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, व्हेन द रेंज ऑफ इनफाइनाइट एंड फंक्शन इज बाउंडेड, फंक्शन f(x) इज बाउंडेड, तो उसको हम फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल में डिवाइड करते हैं, ठीक है, रखते हैं, जिसमें एग्जांपल में हम लिख सकते हैं, जैसे मान लो A to इन्फाइनाइट f(x) dx हो, या फिर मान लो ये हो सकता है -इन्फाइनाइट टू b f(x) dx हो, ठीक, ये इस टाइप से आपका रहता है। अब देखो इसमें फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया ये। अब देखो इसमें हम इसको भी लिख सकते हैं -इन्फिनिटी f(x) dx, मान लो हम थर्ड टाइप नहीं कर रहे हैं, 2 ही टाइप रखेंगे, पहला जब आपका रेंज क्या हो, इनफाइनाइट हो, और आपका जो फंक्शन है वो अनबाउंडेड हो, 2 ही टाइप में रखेंगे। तो जब आपको अगर फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल डिफाइन करने के लिए बोले तो आपको ये डेफिनेशन लिख देनी है, ठीक है, ये एग्जांपल दे देना उसको सिंपली। अगर मान लो ऐसा होता है, जैसे अगर मान लो, एक मिनट, अगर जैसे अगर मान लो अगर आपको करना पड़े, जैसे सेकंड टाइप या सेकंड काइंड बोलो या टाइप बोलो, सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है। अगर मान लो इस टाइप का हो सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, अगर इसकी डिफाइन करना हो तो सिंपल क्या बोलोगे, आपको क्लियर तो है क्या बोलोगे, अब आप कहोगे कि जो फंक्शन है इंटीग्रेशन का उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो भी सॉरी जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, अनबाउंडेड होना चाहिए, और हमारी जो लिमिट है वो क्या होगी, वो तो आपकी फाइनाइट होगी। पहले केस में जो भी आपकी रेंज थी वो इनफाइनाइट थी, अब सेकंड केस में लिमिट तो आपकी
फाइनाइट होगी पर लेकिन फंक्शन बाउंडेड नहीं होगा। तो बस उल्टा कर देना डेफिनेशन को थोड़ा सा। तो व्हेन रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, एक मिनट इसको फ्रेम में ले लेते हैं, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट बट आपका ये हो फंक्शन इज नॉट बाउंडेड। ठीक है, जब आपका फंक्शन क्या हो, बाउंडेड नहीं हो। जैसे एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे ए टू बी डी एक्स अपॉन एक्स, एक्स माइनस ए टाइप का हो। हाँ, क्योंकि आपको पता है अगर इस फंक्शन को चेक करोगे तो ओवर ए में से ही जाएगा, ज़ीरो आएगा और 1/0 इन्फिनिटी होता है, ये फिर मार जाएगा यहाँ से। ए टू बी अगर मान लो डी एक्स अपॉन में कह दूँ बी माइनस एक्स 1 + एक्स, ये भी क्योंकि बी माइनस बी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, या फिर देखो 0 to 1 डी एक्स अपॉन अंडर के अंदर एक्स 1 - एक्स लिख दूँ मैं, ये एग्जांपल जैसे। और यहाँ भी देखो 1 - 1 ज़ीरो हो जाएगा, तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगी ये भी। तो मतलब यहाँ भी आपको दिख रहा होगा तीनों के तीनों ये अनबाउंडेड हैं। ठीक है, तो ये सेकंड टाइप ऑफ इंटीग्रल था, ये जो पूछा गया था एग्जाम में आपके 2019 में पूछा गया था शायद, आई होप चेक कर लेना आप। ठीक है, तो ये था आपका। तो ये यहाँ से क्वेश्चन भी मैं बता चल रहा हूँ साथ में क्या क्या पूछा गया है। तो इतना सिंपली ये बेसिक है, इसमें इतना आपको समझना है। और अगर मैं थोड़ा सा अगर क्या करना है ये मैं समझा देता हूँ इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं और क्या नहीं करना है। ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो आपने अभी सीखा, ठीक है, तो फर्स्ट काइंड ऑफ से ये जो हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इसको इस टाइप इस पर जो भी हम टेस्ट करने वाले हैं, जैसे पी टेस्ट होगा आपका, जिसको एन टेस्ट भी बोल सकते हैं, कंपैरिजन टेस्ट हम डिस्कस करेंगे और म्यू टेस्ट, ये 3 टेस्ट। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम फर्स्ट काइंड ऑफ इंटीग्रेशन, जो फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जहाँ पर हमारी जो एक लिमिट, ठीक है, कंडीशन वहाँ भी और देखेंगे पर लेकिन वो फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल में होगी। ठीक है, तो फिर सेकंड में हम क्या जब लास्ट में जब आप सिलेबस देखोगे तो आपको ये सीधा दिख जाएगा कि जो भी मान लो ये टेस्ट हम डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग बस ये समझ लो, अभी आपको बस माइंड में रखना है कि फर्स्ट काइंड ऑफ प्रॉपर इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल हम डिस्कस करने वाले हैं। बस हमारी जो लिमिट होगी, फंक्शन तो बाउंडेड ही रहेगा। ठीक है, फंक्शन बाउंडेड रहेगा और जो लिमिट है वो इनफाइनाइट होगी। ठीक है, इस टाइप के हम केसेस डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्टार्टिंग के इस चैप्टर में स्टार्टिंग में। ठीक है, तो जहाँ भी अगर मान लो फंक्शन अनबाउंडेड होगा वो केस होंगे, जहाँ भी मान लो कॉन्सेप्ट आगे आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर बस 2 ही इसी टाइप की चीज़ें रहने वाली हैं, इसी पर आपको फोकस करना है। ठीक है, तो इसमें अब फोकस किस पे करना है, सिंपल हम डिस्कस करने वाले हैं कन्वर्जेंस, क्योंकि आपको पता है आप पढ़ते जा रहे हो कि कन्वर्जेंस चेक करना है। ठीक है, तो कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो मैं कुछ एग्जांपल देके आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, और इसका प्रूफ वगैरह वो पी टेस्ट वो सब हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से आप समझना कि आपको ये देखो डायरेक्टली मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ, पर लेकिन ऐसे एग्जाम में नहीं करना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अभी मैं थोड़ा सा बताऊँगा कैसे एग्जाम में करना है, तो वो बाद में। पर लेकिन अगर डायरेक्टली मान लो क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़े, ठीक है, जैसे अगर आपको आंसर वगैरह चेक करना हो या IIT-JEE में लगाना, IIT-JEE वगैरह में, तो वो कैसे करेंगे। तो जैसे एग्जांपल दे दूं मैं, जैसे मान लो 0 to इन्फिनिटी इस टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, अब देखो 0 to इन्फिनिटी है। अब अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये जो फंक्शन है ये बाउंडेड है, क्योंकि 0 रखोगे 1 आएगा, और कोई भी वैल्यू ले लो, आप कोई भी वैल्यू ले लो, ये आपका फंक्शन जो रहने वाला है ये बाउंडेड होगा। ठीक है, पर लेकिन लिमिट आपकी क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब आपको क्या करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, इसको तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो। इसमें हम करना कुछ नहीं है, हम लिमिट लेंगे। तो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, अगर मान लो मैं x को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर दूं, क्या मैं 0 to x dx/1 + x² इसको लिख सकता हूँ। आप कहोगे लिख सकते हैं, क्योंकि x इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो 0 to इन्फिनिटी ही तो हुई, पर लेकिन हमने लिख दिया इसको लिमिट की फॉर्मेट में। तो अब क्या करेंगे, देखो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो, सॉरी इंटीग्रेशन कर दो। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x होगा, और ये लिमिट है 0 to x। अब लिमिट रख दो, तो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, ये tan इनवर्स x हो गया, और 0 रखोगे तो tan इनवर्स 0 तो 0 ही हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ से tan इनवर्स x आ जाएगा, तो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी tan इनवर्स x। अब आप लिमिट को रख दो, लिमिट रखोगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी आएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी वैल्यू हो जाएगी π/2, क्योंकि आपको पता है ये इन्फिनिटी की वैल्यू होती है। इसको सॉल्व करो कैसे, tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है tan π/2, तो tan से tan कैंसिल π/2 आ जाएगा। ठीक है। तो सिंपली जब भी आपको 0 टू इन्फिनिटी फॉर्मेट का रहे, क्वेश्चन इस टाइप का रहे, तो कैसे सॉल्व करोगे, एक्स देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ऐसे एग्जाम में तुम मत करना, नंबर नहीं मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, यू में बेसिस लगाने के लिए इससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बन जाएगा, बस इतना है कराने का। नहीं, टाइम वेस्ट मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा माइंड चीज़ें क्लिक हो जाएंगी किस टाइप से क्वेश्चन करना है। ठीक है, मेथड यही इसी टाइप का रहेगा, पर लेकिन थोड़ा सा लिखना पड़ेगा ना, लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। तो वो जैसे अगर मान लो मैं सेकंड एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये इस टाइप का, अगर मान लो ये ऐसी टाइप का फर्स्ट काइंड का हो, पर लेकिन ऐसा हो जैसे -∞ टू b dx। ठीक है, इस टाइप का अगर फंक्शन हो, जैसे मान लो f(x) dx, इस टाइप का हो, इस टाइप का भी तो हो सकता है ना। तो इस टाइप में क्या करेंगे, सिंपल देखो, इसी में ऐसी लिमिट लेंगे, x को यहाँ देखो वहाँ +∞ था या -∞, तो -∞ की तरफ टेंड कर दो, -∞ क्या हो जाएगी अब x b f(x) dx, ये आ जाएगा। बस ऐसे चेंज कर देना आपको इसको। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े तो ये आप लगा सकते हो। अब देखो एग्जांपल नहीं दूंगा मैं, टाइम वेस्ट इतना नहीं करूँगा। अब हम सीधा अपने चलते हैं पी टेस्ट पर, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन लगा सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। तो ये मैं थोड़ा सा बेसिक आपको आइडिया लगा दिया है, ये आइडिया दे दिया है। ये अगर इस पर एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ, आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, जैसे मान लो -∞ टू 0 cos हाइपरबोलिक x dx, ये cos हाइपरबोलिक है। ठीक है, जानते होंगे आप cos हाइपरबोलिक x की वैल्यू क्या होती है, e⁻x प्लस e⁻−x/2, और साइन हाइपरबोलिक x की e⁻x माइनस e⁻−x/2, ये cos साइन हाइपरबोलिक की होती है, वो ये cos की है। ठीक है, तो ये आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इस फॉर्मेट को चेंज कर लेना, इंटीग्रेशन कर लेना, सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये आपका। और नोट करके एक चीज़ याद रखना, नोट करके ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखना कि इसमें ये केस बनेगा, e⁻∞ की वैल्यू तो 0 होती है, पर लेकिन e∞ आपकी डज नॉट एग्जिस्ट होती है। ठीक है, होते ना कुछ केस डज नॉट एग्जिस्ट वाले, वही e∞ डज नॉट एग्जिस्ट होती है और e⁻∞ 0 होती है, जो इसमें काम आएगी आगे। तो याद रखना, -∞ की वैल्यू तो 0, पर प्लस e∞ डज नॉट एग्जिस्ट होता है। ठीक है, ये यहाँ पर है सिंपल। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब चलते हैं सीधा हम पी टेस्ट की तरफ। ठीक, तो देखो पी टेस्ट तो या हो आपका एन टेस्ट। ठीक है, इसको एन टेस्ट भी बोल सकते हैं, पी टेस्ट भी बोल सकते हैं, डिपेंड करता है। तो थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट लिखो ध्यान से, द इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी dx/(x)n। अब ध्यान से देखना, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है, वेयर a इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये a आपका 0 से बड़ा ही होगा, समझ गए। तो जो मैंने आप सेकंड केस बताया था -∞ टू b, जो भी मैंने आप एग्जांपल दिया था, उसमें ये आपका नहीं लग सकता ये रूल। ठीक है, तो a टू इन्फिनिटी हो, पर लेकिन a ग्रेटर देन ऑलवेज ग्रेटर देन हो 0 से। ठीक है, उस टाइप का केस में तो ये कब कन्वर्जेंट होगा, इज कन्वर्जेंट इफ़ n इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ़ n इज लेस देन इक्वल टू 1। तो थोड़ा सा आपको पी टेस्ट जो आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा उसी टाइप का है। तो बस यह है कि ये इंटीग्रल की फॉर्मेट में है, वो आपने सीरीज की फॉर्मेट में पढ़े थे। तो ये a टू इन्फिनिटी है dx/(x)n है, जहाँ पर a ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। तो सिंपल कहता है कि जो अगर n की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो कन्वर्जेंट होगा, और n की वैल्यू अगर 1 से छोटी हो या 1 के बराबर होगी तो डाइवर्जेंट होगा। अब क्यों होगा, प्रूफ बताएगा हमको। देखो चलते हैं प्रूफ में, अब देखते हैं कि क्यों ही ऐसा है कि n की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर देन होगी तभी हमारा ये होगा। तो देखो सिंपल वी राइट, अगर मैं देखो a टू इन्फिनिटी आपका ये dx/(x)n है, तो इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, देखो ध्यान से। अगर मैं इसको लिख दूँ लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0 a टू पावर 1/ε dx/(x)n। अब देखो आप ये यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कि आपने इसको ऐसा ही क्यों लिखा, क्योंकि प्रूफ में चीज़ें कैसे हो रही हैं ये हम समझ सकते हैं, पर लेकिन क्यों हो रही हैं हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि थ्योरम को प्रूव करने का एक तरीका होता है, पैटर्न होता है, तो उसी पैटर्न में चलना पड़ता है। ठीक है, तो थ्योरम में कैसे हो रही हैं ये तो हम पता कर सकते हैं, पर लेकिन क्यों हो रही हैं ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि थ्योरम का एक पैटर्न होता है प्रूव होने का। ठीक, तो इसमें देखो सिंपली ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो ऐसे क्यों लिख दिया ये आप समझ सकते हो, इसलिए क्योंकि देखो
एप्सिलॉन टेंड कर जीरो को, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी ही हो जाएगा। ठीक ठीक, तो क्योंकि अगर एप्सिलॉन टेंड कर रहा है जीरो तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी है A/इन्फिनिटी, तो इसको हम इसके फॉर्मूला लिख सकते हैं, सेम ही है बात। ठीक है, पर लेकिन यहाँ से हमारा काम हो जाएगा कैसे, देखो ध्यान से। हाँ, ये लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू जीरो A2 1 to एप्सिलॉन, इसको ऊपर ले जाओ तो x की पावर माइनस n dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इससे आगे देखो ध्यान से, ये x की पावर माइनस n dx हो गया यहाँ से। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। ओके ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे आप तो देखो लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू जीरो, ये हो जाएगा देखो x की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा A2 माइनस n प्लस 1, ये A2 इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू जीरो, यहाँ से ये माइनस, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ ना, 1/1 माइनस n लिख देता हूँ इसको, और ये क्या बचा अब x की पावर माइनस n प्लस 1, सॉरी ये 1/एप्सिलॉन है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ, तो इसको हम लिख देंगे लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू जीरो 1/1 माइनस n। अब देखो इसको रखो तो ये हो जाएगा 1/एप्सिलॉन की पावर, ध्यान समझो, माइनस n प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस a की पावर माइनस n प्लस 1। ठीक है, ये कैसे लिख दिया, सिंपली है बस, कुछ नहीं किया, हमने लिमिट को रख दिया तो 1/एप्सिलॉन की पावर माइनस n प्लस 1 और a की पावर माइनस n प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू जीरो 1/1 माइनस n। अब देखो इसको नीचे लेके जाओ पावर को, अगर ये नीचे लेके जाओगे पावर को तो ये 1/एप्सिलॉन की पावर 1 माइनस n हो जाएगी, इसलिए क्योंकि हमें यह आपको दिख रहा होगा, ये इसको नीचे ले जाएंगे क्योंकि अगर ये पावर है तो नीचे जाएगी तो साइन चेंज होता है, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये तो मैंने सेम ही लिख दिया ना, ये हो जाएगी n-1। ठीक है, क्या हो जाएगी, ये n-1 हो जाएगी। एक मिनट इसको सही करते हैं, क्योंकि ये तो सेम ही हो गया ना, माइनस n प्लस 1, और ये यहाँ से ये सेम ही रहेगी, तो इसका मतलब ये हो जाएगी नीचे आके n-1, तो n-1 है इसकी पावर। ठीक है, और देखो ध्यान से माइनस, अब इसको तो आप ऐसे रहने दो या फिर नीचे लेना चाहो, चलो ऐसे रहने देते हैं इसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि मेन फोकस यहाँ रहे, हमको यहाँ चेक करना है। ठीक है, लिमिट इसी पर है। ठीक, तो चेंजिंग होगा वो एप्सिलॉन होगा, तो एप्सिलॉन को हमको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अब यहाँ तक आपको क्लियर होगा एकदम। तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू जीरो 1/1 माइनस n। अब देखो ध्यान से, 1 की पावर भी n-1 तो 1 ही आएगा। ठीक है, पर लेकिन एप्सिलॉन की पावर n-1 है, तो अब एप्सिलॉन देखो क्या बनेगा, ये 1/1 की पावर तो 1 ही रहेगा वो, और एप्सिलॉन की पावर n-1 है, मल्टीप्लाई होकर ऊपर पहुँच जाएगा, तो एप्सिलॉन की पावर n-1 माइनस, इसको 1/a भी लिख लो। ठीक है, n-1 पावर में a की पावर, नीचे ले जाओगे तो ये लिख जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो नेक्स्ट, तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू जीरो, यहाँ से, अब यहाँ से देखो समझना है बस आपको, तो 1/1 माइनस n, ये एप्सिलॉन की पावर n-1 माइनस 1/a की पावर n-1। अब देखो क्या चेंजिंग होगी, देखो लिमिट किस पर है, एप्सिलॉन पर, मतलब इस फंक्शन में जो चेंज होने वाला, जो डिसाइडेड होगी कि ये वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइनाइट होगी या इनफाइनाइट होगी, वो एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें हम, सिंपली देखो ध्यान से, क्योंकि ए तो देखो यहाँ से अगर आप बात करो तो ए तो ग्रेटर देन जीरो है, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो ये वैल्यू तो ओवरऑल पॉजिटिव आएगी। ठीक है, पर लेकिन यहाँ से समझते हैं एप्सिलॉन की कहानी को ध्यान से। तो देखो इसकी कहानी को समझने के लिए केस 1 क्या होगा, देखो अगर लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू जीरो एप्सिलॉन की पावर n-1। ठीक है, अब ध्यान से समझो, यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू जीरो कब होगी, किस केस में होगी, तो इसकी वैल्यू देखो अगर n-1 ग्रेटर देन जीरो हो। ठीक है, अगर n-1 ग्रेटर देन जीरो है, दैट इज, अब n-1 जीरो है तो इसको ले जाओगे तो ये n इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो मतलब अगर n की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन हो, तो अगर n की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, तो मतलब सिंपली समझो, अगर जैसे एग्जांपल यहाँ लिखना नहीं इसमें, जैसे 5 की पावर अगर -2 हो और 5 की पावर 2 हो, तो अब एक चीज़ देखो, 5 की पावर -2, ठीक है,
तो 5 की पावर -2 का मतलब 1/5 की पावर 2 हो जाएगी। ये आप नीचे ले जाओगे, 5 की पावर 2 का वैल्यू सीधी आ जाएगी 25। जैसे अगर n की वैल्यू अगर मान लो 1 से छोटी हुई, अगर n की वैल्यू 1 से छोटी ले लोगे तो ये ओवरऑल वैल्यू जो इसकी पावर आएगी वो नेगेटिव आएगी। अगर पावर नेगेटिव हुई तो 1/1 क्या बनेगा आपका, जैसे अगर इसकी पावर मान लो नेगेटिव होगी तो 1/s एप्सिलॉन की पावर कुछ नेगेटिव होगी, और एप्सिलॉन किसके ऊपर टेंड कर रहा है, 0 को, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। क्योंकि आपको पता है कि ये सॉल्व होने के बाद तो 0 आएगा, क्योंकि एप्सिलॉन टेंड को 0 कर रहे हो तो 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही आएगा। अगर ये पावर नेगेटिव हुई तो ये नीचे डोमिनेटर में पहुंच जाएगी, हर में पहुंच जाएगी, नीचे पहुंच जाएगी। अगर नीचे पहुंचेगी तो 1/0 वैल्यू होती है इन्फिनिटी की। किसकी वैल्यू होती है, इन्फिनिटी की। तो मतलब ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव हो गई तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो इन्फिनिटी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि अगर इन्फिनिटी हो तो नीचे जाएगी तो 1/एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन टेंड कर रहा है 0 को तो 1/0 बनेगा, और 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होने का मतलब एक से ज़्यादा होना चाहिए, पॉजिटिव भी नहीं, एक से ग्रेटर देन। अगर एक ही हो गया तब भी एप्सिलॉन 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 0 के पावर 0 हो जाएगी, जो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी, इसकी इनडेफिनेट फॉर्म हो जाएगी, फिर वो भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये एक से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो एक से ज़्यादा होगा तो उस केस में इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। क्यों 0 आएगी, आपको पता है सिंपली। अगर 2 ले लो, 2 e की पावर 2 - 1 करो 2, तो एप्सिलॉन आ जाएगा, एप्सिलॉन टेंड करा 0 को, तो लिमिट रखोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये अब देखो, अगर इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, अगर ये 0 है तो फिर क्या होगा, देखो सिंपली देखो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। तो इक्वेशन नंबर 1 से देखो ध्यान से, अगर ऐसा हुआ, ये अगर वैल्यू 0 हो गई, अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो देखो ये n जो है वो ग्रेटर देन 1 है। अगर ग्रेटर देन 1 है, 2 लोगे तो 1/-2 आएगा, वैल्यू फाइनाइट आएगी। ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट आएगा, और ये 0 है तो ये फाइनाइट और ये 0, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, फाइनाइट ही आएगी। तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0 1/1 - n एप्सिलॉन की पावर n - 1 - 1/a की पावर n - 1 इक्वल टू फाइनाइट। अब फाइनाइट है तो आपको पता है, अगर ये इसकी वैल्यू अगर फाइनाइट आ गई तो मतलब ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं dx/x की पावर n इज कन्वर्जेंट इफ़ n इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको ये केस क्यों कन्वर्जेंट होती है n इज ग्रेटर देन 1 वाले केस में, ठीक है। और सेकंड केस की तरफ चलते हैं। तो सेकंड केस देखो ध्यान से, यहाँ देखते हैं केस नंबर सेकंड, ठीक है। देखो केस नंबर सेकंड क्या होगा। तो अब केस नंबर सेकंड समझो, यहाँ से किस सेकंड में क्या कर रहे हैं हम, देखो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एप्सिलॉन की पावर n - 1 अगर मान लो इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट किस केस में हो सकती है, वो जब नेगेटिव हो, नेगेटिव होने का मतलब ये लेस देन 0 हो, लेस देन का मतलब n इज लेस देन 1। अगर n की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो उस केस में ये नेगेटिव बनेगी पावर, और नेगेटिव बनेगी तो 1/एप्सिलॉन बनेगा, 1/एप्सिलॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन इन्फिनिटी को वो 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम बोल सकते हैं कि a टू इन्फिनिटी dx/x की पावर n इज डाइवर्जेंट। ये क्या होगी, इज डाइवर्जेंट इफ़ n इज लेस देन 1, ठीक है। अब केस बचा थर्ड। केस थर्ड क्या है, n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू अगर 1 हो तो उस केस में देखो सीधा कर सकते हैं हम। क्या फंक्शन हमारे पास क्या था, ये इंटीग्रल dx/x की पावर n ही तो था ना। अब देखो सिंपल कर सकते हैं हम इसको उससे, कैसे, n की वैल्यू कितनी 1, तो ये हो जाएगा a टू इन्फिनिटी dx/x, ठीक है। तो यहाँ से dx/x का इंटीग्रेशन log x आएगा, और ये हो जाएगा a टू इन्फिनिटी। अब देखो log इन्फिनिटी प्लस log a की वैल्यू तो फाइनाइट होगी ना, तो इनफाइनाइट प्लस फाइनाइट ऐड करोगे तो इनफाइनाइट ही आएगा, तो मतलब वैल्यू इनफाइनाइट ही आएगी। तो अगर ये वैल्यू इनफाइनाइट आएगी या इन्फिनिटी आएगी तो हम बोल सकते हैं इस केस में dx/x की पावर n इज डाइवर्जेंट इफ़ n इज इक्वल टू 1। तो इस केस में डाइवर्जेंट होगी, इस केस में डाइवर्जेंट क्यों होगी ये मैंने आपको प्रूव करके बता दिया, ठीक है। तो यहाँ तक ये इसका प्रूव हो चुका है यहाँ पर सिंपली। अब देखो इसमें इतना तो क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन हम इसमें कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ पी टेस्ट के ऊपर, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो देखो अब इसमें एग्जांपल देना तो बहुत इजी है। जैसे एग्जांपल यहाँ देखो ध्यान से, पहला एग्जांपल जैसे a टू इन्फिनिटी dx/x कैरी हो, ए को कुछ भी वैल्यू दे सकते हो आप, ठीक है, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ बार बार। तो अब आपसे पूछूँ मैं ये, हाँ फाइनाइट है इनफाइनाइट है, सॉरी कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। तो बाई पी टेस्ट या एन टेस्ट कुछ भी लिख सकते हो। तो बाई पी टेस्ट से हम क्या बोल सकते हैं कि a टू इन्फिनिटी dx/x की पावर n, अब
सिंस जो है एन है वो ग्रेटर देन 1 है, पर लेकिन ऐसे एन इज इक्वल टू 2 है जो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है 2 जो ग्रेटर देन 1 है, तो सो या देयरफॉर गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। ठीक है, सिंपल। ऐसी अब आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे सेकंड एग्जांपल अगर मैं दे दूँ 2 टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन रूट एक्स हो। अब रूट एक्स का मतलब पावर 1/2, तो 1/2 मतलब एन की वैल्यू 1/2 एक से छोटी है तो डाइवर्जेंट हो जाएगा, तो इस केस में आप डाइवर्जेंट लिख देना। तो बहुत ईजी है इस पर, तो इसमें इतना ही था, आपको ये टेस्ट ही समझ लेना ध्यान से। ठीक है, इसमें टेस्ट ही आपके लिए काम आएगा। और चीज़ें मैं इसमें एक आपसे बोला था कि मैं इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, उसको ध्यान से समझ लो एक बार, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट रहेगी आपके लिए। ठीक है, तो देखो ध्यान से। अब एक चीज़ सीखी होगी या जानते होंगे आप, लॉग की एक डेफिनेशन होती है। क्या होती है कि अगर मान लो जैसे ये है, इफ़ ए की पावर एन इजकल टू एक्स हो। ठीक है, तो लॉग की डेफिनेशन से हम क्या कहते हैं, इसको अगर मुझको लॉग की डेफिनेशन से लिखना है। ठीक है, जैसे मान लो 5² की पावर 25 हो, ये होती है। अगर इस पर लॉग की डेफिनेशन लगानी, पहले इस पर लिखो क्या होगी इसकी डेफिनेशन, कि लॉग ये बेस में पहुंच जाता है। ठीक है, और ये यहाँ आ जाएगा आगे, और ये एन के बराबर हो जाएगा। ये होती है डेफिनेशन। मतलब इसको लिखो जैसे लॉग ये जिसकी पावर वो बेस में इक्वल टू 25 इसके साथ हो जाएगा, और किसके बराबर होगा, इसकी 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू 2 आएगी। ये लॉग की फॉर्मेट में लिखते हैं हम इस वैल्यू को। कैसे लिखते हैं, 5² की पावर 25 हो तो 5 बेस में जाएगा, 25 इसके आगे इक्वल टू 2 हो जाएगा, वैल्यू 2 आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो अब सेम चीज़ यहीं पर क्या मैं समझा रहा था वो आप समझो। ठीक है, समझाने का मेन रीज़न क्या था वो समझो। अगर मान लो ए की पावर इन्फिनिटी हो, अब आपको पता है ए की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, ए की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। अब आप इस पर लॉग लगाना, तो आप कहोगे लॉग ये बेस में जाएगा, ये इन्फिनिटी आएगा, और वैल्यू क्या आ जाएगी इन्फिनिटी। तो मतलब लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। ठीक है, अगर मान लो ए की पावर माइनस इन्फिनिटी पूछूँ तो आप कहोगे इसकी वैल्यू 0 होगी, और 0 क्यों होगी, 1/a की पावर इन्फिनिटी होता है, तो ए की पावर इन्फिनिटी होता है, तो 1/a 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब देखो इसकी वैल्यू 0, अब लॉग लगाओ यहाँ, तो लॉग बेस में पहुँच जाएगा, ये यहाँ 0 आ जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चला कि लॉग 0 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस इन्फिनिटी होती है। तो इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए याद रखना, लॉग 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। और ये याद रखना e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, e की पावर इन्फिनिटी होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका कंपैरिजन टेस्ट, म्यू टेस्ट, उस पर क्वेश्चन। ठीक है, ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दोनों टेस्टों को ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो उस पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंपैरिजन टेस्ट और पी टेस्ट पर, कंपैरिजन टेस्ट और म्यू टेस्ट पर क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं भाई।